दूसरा सोई भी अब हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। हालांकि इसमें सी टेट 2020 मैंने लिख दिया था, लेकिन ये अब सी टेट तो शिफ्ट कर गया 2021 में। सो 2021 31 जनवरी को अगर सी टेट होता है तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, द वर्ड सोशलाइजेशन में सोशलाइजेशन का मतलब, सामाजिकरण का क्या मतलब है? फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स रिलेंटलेसली, रिवोल्टिंग अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स, अंडरस्टैंडिंग सोशल डाइवर्सिटी और एडजस्टिंग इन द सोसाइटी। तो सोशलाइजेशन का मतलब होता है समाज में घुलना मिलना। तो इसमें पहला तो नहीं आ रहा है ऑप्शन कि फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स रिलेंटलेसली। दूसरा है रिवॉल्टिंग अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स, ये भी नहीं है कि सोशल नॉर्म्स जो है उसके अगेंस्ट हम विद्रोह कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक विविधता जो है, हर तरह के लोग हैं समाज में, उसको समझना नहीं। इसका सोशलाइजेशन का मतलब हुआ कि सोसाइटी में एडजस्ट करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ एडजस्टिंग इन द सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ the following is not a feature of child centered outlook? अब इसमें से चाइल्ड सेंटर्ड आउटलुक नहीं है, इसका आंसर दिया हुआ है, बट हम लोग इसको फिर से देखते हैं, है ना। चाइल्ड सेंटर्ड आउटलुक नहीं है, ये बताना है। ईच चाइल्ड मेक्स हिज और हर करिकुलम, children are inactive participants, each child is unique in its own way, each child has a right to education। तो इसमें क्या है कि चाइल्ड सेंटर्ड आउटलुक जब होता है तो हम बच्चों को केंद्रित करके कुछ भी अपना देखते हैं, हमारा आउटलुक चाइल्ड सेंटर्ड होता है। तो इसमें क्या है कि इनएक्टिव पार्टिसिपेंट, बहुत टाइम में चाइल्ड होते हैं। ईच चाइल्ड इज यूनिक इन इट्स ओन वे, दैट इज करेक्ट। हर बच्चा अपने आप में अनूठा होता है। ईच चाइल्ड हैज राइट टू एजुकेशन, ये भी सही है। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर क्या होगा? आंसर है 1, ईच चाइल्ड मेक्स हिज और हर करिकुलम। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये गलत है, कोई बच्चा अपना करिकुलम नहीं बनाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ईच चाइल्ड मेक्स हिज और हर करिकुलम। ऑप्शन 1, थॉट नॉट ओनली डिटरमाइंस द लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रीसीड्स इट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि थॉट्स लैंग्वेज को ही नहीं निर्धारित करता बल्कि उसके पहले चलता है। तो ये हम लोग जानते हैं कि थॉट जो है ना लैंग्वेज को प्रीसीड करता है, का मतलब हुआ कि पहले चाइल्ड को क्या करना है कि किसी कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद फिर पहले समझता है, तब उसके बाद उसको कोई लैंग्वेज चाहिए होता है जिसमें वो एक्सप्रेस कर सके। तो इसलिए थॉट लैंग्वेज को डिटरमाइन जरूर करता है, लेकिन उसके पहले क्या है कि थॉट आता है, उसके बाद उसको लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये किसने दिया था, ये किसका कहा हुआ है? तो ये जीन पियाजे का कहा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पिछला का टिक आ जा रहा है, इससे घबराना नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी बेस्ट डिस्क्राइब द हिंज डिलेमा। तो हिंज डिलेमा पहले हम लोग समझ लें कि क्या होता है। हिंज नाम का एक व्यक्ति था। डिलेमा से दुविधा होती है। डिलेमा शब्द जो है वो हमारा ये मोरलिटी से रिलेटेड है, मोरल अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, नैतिकता से संबंधित है। तो हिंज नाम का जो व्यक्ति था उसकी वाइफ बहुत बीमार थी और डेथ बेड पर थी, और केवल एक ऐसी दवा थी जो उसको ठीक कर सकती थी, और वो रेडियम के फॉर्म में थी और रिसेंटली डिस्कवर हुई थी, और ये एक ही ड्रगिस्ट के पास था। और वो ड्रगिस्ट जो था
वो उसका 10 टाइम्स ज्यादा दाम ले रहा था। वो $200 की अगर दवा थी तो वो $2000 चार्ज कर रहा था। और हिंद गरीब आदमी था, उसके पास उतने पैसे नहीं थे। उसने बहुत लोगों से बोरो करके पैसे इकट्ठे किए तो उसके पास $1000 हुआ। उसने कहा जाके ड्रगिस्ट को कि 1000 में दे दो, बाकी के पैसे मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन ड्रगिस्ट तैयार नहीं हुआ। तो वो इतना डेस्परेट हो गया है, इतना डेस्परेट हो गया कि वो दुकानदार का लैब को तोड़कर उसमें से दवा को चुरा लिया। अब दवा को चुरा तो लिया वाइफ को ठीक करने के लिए, लेकिन वो अब नैतिकता के फेरा में पड़ गया कि क्या उसने सही किया या नहीं किया। तोड़ा तो सही किया, वो ड्रगिस्ट नहीं दे रहा था इसलिए वो तोड़ा। तो मतलब वो बहुत तरह से दुविधा में फंस गया। तो ये दुविधा की थ्योरी कौन सा थ्योरी? तो हमारे कोलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी है वही इसको अच्छे से डिस्क्राइब करता है। व्योट्स्की का थ्योरी नहीं, पियाजे का थ्योरी नहीं, बिने का थ्योरी नहीं, बल्कि कोलबर्ग का थ्योरी। ठीक है, व्योट्स्की का थ्योरी हमारे क्या बताता है, उसमें होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, लर्निंग के लिए होता है कि कब कैसे सीखता है, क्या भी सहारा लेता है। फिर ZPD व्योट्स्की में आ गया। पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का है कि कैसे कैसे एज वाइज डेवलपमेंट होता है। बिने का इंटेलिजेंस थ्योरी है। तो ये कोलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है, पहले इसको हम डिलीट करें, ये पिछला से चला आता है, इसमें थोड़ा ये दिक्कत है कि द एनवायरमेंटल फैक्टर दैट शेप द डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। इस चारों में से 3 को इंक्लूड करता है, एक को छोड़कर। तो वो क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एनवायरमेंटल फैक्टर है, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन भी है, कल्चर भी है। तो क्या नहीं अफेक्ट करता है या शेप करता है डेवलपमेंट? तो वो है हमारा वो फिजिक है ना, शारीरिक गठन जो होता है वो इसको नहीं डेवलप करता है। सो दिस इज द आंसर। आंसर इज 4। नाउ द क्वेश्चन इज 6 विच, पहले इसको हटाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन कांट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट से डिराइव नहीं है? मतलब पियाजे का क्या थ्योरी है कि बच्चों का अधिगम का विकास कैसे होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है नॉलेज का। तो चिल्ड्रंस डिजायर टू लर्न, ठीक है, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, डिस्कवरी लर्निंग। मतलब कि इंडिविजुअल का जो होता है ना, डिस्कवरी लर्निंग क्या होता है? डिस्कवरी लर्निंग में बच्चे अकस्मात सीखते हैं, स्पॉन्टेनियस सीखते हैं, उसमें कि वो टीचर के द्वारा बताया जाता है तब सीखते हैं नहीं, बल्कि अकस्मात सीख लेते हैं। डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर का दिया हुआ थ्योरी है। डिस्कवरी लर्निंग को ब्रूनर ने दिया था। तो ब्रूनर का कहना था कि इंक्वायरी बेस्ड लर्नर क्या करते हैं कि अपना पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज को यूज करते हैं और अपने इमेजिनेशन से और क्रिएटिविटी से कुछ नई चीज सीखते हैं। तो इसको हम डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं। दूसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, इसका एक्सेप्टेंस। और चिल्ड्रंस डिजायर टू लर्न, तो ये सब तो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, लेकिन नीड ऑफ वर्बल टीचिंग को हम नहीं डिराइव करते। सो इसका आंसर होगा नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, इसको पहले हटाओ कि डैश कैन बी यूज्ड इन टीचिंग टू एनकरेज डेमोक्रेटिक लिविंग अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या है कि डेमोक्रेटिक लिविंग का मतलब होता है कि हर को इक्वल राइट है सीखने का, करने का। तो डेमोक्रेटिक लिविंग स्टूडेंट्स को लेक्चर मेथड के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो टीचर सेंटर्ड है। सोशल इंटरेक्शन में डेमोक्रेटिक नहीं है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वो टीचिंग मेथड में नहीं आता। एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। तो डिस्कवरी मेथड जो है, जिसमें अपने इमेजिनेशन से और ये, तो ये इसमें क्या है कि हर को आज़ादी हुई। तो ये आज़ादी डेमोक्रेटिक मेथड हो गया कि सबको अपने अपने ढंग से करने की आज़ादी जो दी गई। तो इसका आंसर होगा 4, डिस्कवरी मेथड। तो इट इज
वो एक मिनट, वेट। Question number 7. So answer option is 4. Okay. Next question is physical traits such as height, eye color, bone structure, hair are primary qualities. Secondary qualities not inherited. तो ये प्राइमरी क्वालिटी नहीं है। हाइट तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तब होता है। सेकेंडरी क्वालिटीज भी नहीं, नॉट इनहेरिटेड नहीं। हमेशा हम देखते हैं कि हाइट, आई कलर जो होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लूइश होता है, तो ये सारा चीज, और बोन का स्ट्रक्चर, किसी का कॉन्स्टिट्यूशन पतला होता है, कोई चौड़ा बहुत होता है, ये सारी चीजें जो होती है ना, इनहेरिट करते हैं हम अपने फोर फादर्स से या पेरेंट्स से। सो इट इज इनहेरिटेड। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9. Piaget proposes that pre-operational children are unable to conserve which of the following factors attributes to this ability. प्री ऑपरेशन का मतलब होता है कि वो स्टेज या सेकेंड स्टेज जो है पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जो 2 से 7 साल की उम्र तक होता है, वो उसमें बच्चे क्या होता है कि कुछ भी लॉजिक नहीं यूज करते हैं, और किसी चीज को कंपेयर करने के लिए या कंबाइन करने के लिए, सेपरेट करने के लिए वो लॉजिक यूज नहीं कर पाते, कंजर्व नहीं कर पाते हैं लॉजिक से। तो इसलिए ये बच्चों का जो नॉलेज है ना, या ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है, उसमें बच्चों की जो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, इसको कौन सा कारण है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। माने बच्चे इस एज में ऐसे होते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि अगर एक बॉल का हवा निकाल दिया गया और फ्लैटन हो गया, तो वो फिर वो रिवर्स हो सकता है कि नहीं, फिर से वो बॉल बन सकता है कि नहीं, ये बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते हैं। तो इसे कहते हैं हम इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। सो ये फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये फैक्टर इस इनएबिलिटी को बताता है। अब इसमें क्या है कि ये सभी हम समझ लें, आंसर तो 2 है, लेकिन पहला क्या है, इनएबिलिटी टू हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है कि जब एक हाइपोथेसिस बनाया गया और वो प्रेडिक्ट कर रहा है किसी टेस्ट में कि ये रिजल्ट आएगा, और जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तब हम जब देखते हैं कि जब डिड्यूस करते हैं, जब टेस्ट के बाद रिजल्ट डिड्यूस करते हैं, तो देखते हैं कि वो रिजल्ट आया कि नहीं, जो प्रेडिक्ट किया था वो रिजल्ट आया कि नहीं। तो ये चीज हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग इनएबिलिटी प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं होता है। लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रीजनिंग जो होता है वो बड़े होने पर होता है, तो ये भी प्री ऑपरेशनल स्टेज का नहीं है, और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, जिसमें कि एक चीज जो जैसे बॉल का केस में मैंने एग्जांपल बताया कि एक बार बॉल फ्लैटन हो गया तो वो फिर से बॉल बन सकता है, ये चीज वो नहीं सोच पाते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10. Development starts from stage of infancy, prenatal stage, pre-childhood stage and post-childhood stage. तो इसका आंसर है प्रीनेटल स्टेज, मतलब कि जन्म के पहले से ही डेवलपमेंट बच्चों का स्टार्ट हो जाता है। सो इसका आंसर है प्रीनेटल स्टेज। अगला क्वेश्चन है giftedness in children can be attributed to a resource-rich environment, successful parents, in a disciplined routine, or an interplay between heredity and environment. तो ये गिफ्टेडनेस जो होता है बच्चों में, वो हमेशा किसी भी चीज का, या तो गिफ्टेडनेस या जो भी, हमेशा इंटरप्ले होता है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये 4। ये पेन काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर था 4। आंसर बाद में भी दिया हुआ है।
फिर अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। चिल्ड्रन मतलब सीडीपी का क्वेश्चन है, चिल्ड्रन अक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सोशलाइजेशन से जेंडर रोल पता होता है कि वो मेल है कि फीमेल है, कल्चर से पता चलता है, मीडिया से पता चलता है, लेकिन ट्यूटरिंग से नहीं पता चलता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ट्यूटरिंग। आंसर इज 3। आंसर लास्ट में भी है। अभी ये तो क्वेश्चन नंबर 13 था ना हमारा। नो 12 था, यस। सो इट इज ट्यूटरिंग, सोशलाइजेशन नहीं है ये, इसको हटाते हैं हम। इसका आंसर है ट्यूटरिंग। आंसर इज ट्यूटरिंग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन में आपका है कि वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट। क्या क्रिटिसिज्म है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है? जो कि हम किसी टेस्ट को या किसी चीज को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट बनाते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके रिजल्ट एकदम हमेशा सही होते, मतलब एक ही होता है, जो कोई भी देखे तो उसका आंसर वही होगा। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, और वो टेस्ट के आइटम्स ओवरलैप नहीं करते हैं। तो ये इसका क्रिटिक क्या है कि द लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नहीं, द टेस्ट कैन नॉट बी administered to large population. They do not give clear picture of child's ability. They represent largely the mainstream culture and therefore bias. So ये है कि ये लार्ज पॉपुलेशन में हम इसको कंडक्ट नहीं कर सकते स्टैंडर्डाइज टेस्ट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जैसा कि नाम से लग रहा है, सेज दैट इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स। पेपर पेंसिल टेस्ट्स आर नॉट हेल्पफुल। Intelligence can be multiplied with effective pedagogy. Intelligence can be rapidly accelerated. तो क्या कहते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो होता है उसमें बहुत तरह का इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, उसमें वर्बल होता है, काइनेस्थेटिक होता है, जो बहुत सारा हमने गार्डनर और इसका देखा है। तो इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स, इसका आंसर यही होगा। नाम भी है मल्टीपल, तो इसलिए इसका आंसर भी वही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, 2 क्वेश्चन और है, हम लोग उसको डिस्कस करके फिर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो दोनों में अंतर क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब कि क्या बच्चे जानते हैं, ये जानना टीचर का, असेसमेंट फॉर लर्निंग। एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, बच्चों ने क्या सीखा। ये दोनों के लिए टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग कि व्हाट दे वांट टू लर्न, व्हाट दे हैव टू बी लर्न, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग कि उन्होंने कितना सीखा। तो टीचर इसको क्यों यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या जानने के लिए कि नो लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली, असेस चिल्ड्रन परफॉर्मेंस एट पीरियोडिक इंटरवल्स एंड सर्टिफाई his or her performance, monitor children's progress and set appropriate goals to fill their gap, or children know children's progress and achievement levels. ठीक है, इसका आंसर होगा 4। Now the last question. Which one of the following is not related to continuous comprehensive
evaluation. You have to see कि which of the following is not related. It is an integral part of teaching learning process. यहाँ पर आपका ये होगा, it focuses on child's achievement in different learning areas. It is useful to label children as slow, poor or intelligent. It has been mandated by Right to Education Act. तो इसका आंसर है कि इट इज यूज, ये नहीं है, क्योंकि सीसीई में क्या होता है, बच्चों की ग्रेडिंग की जाती है, उसमें फिर स्लो, पुअर, इंटेलिजेंट का नहीं होता है। ग्रेड में रिजल्ट्स आता है तो बच्चों की इस तरह की ग्रेडिंग और उनको डिमोरलाइज नहीं किया जाता है, इसलिए ये सीसीई से रिलेटेड नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि दिस विल बी यूजफुल फॉर यू। सो ओके, थैंक यू।